प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्थित काव्य प्रकाश के द्वितीयोल्लास में वर्णित वाचक आदि शब्दों का स्वरूप बताऊंगा। मैं आपको काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य की परिभाषा और शब्द तथा अर्थ का स्वरूप पहले करा चुका हूँ। द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में शब्द और अर्थ के स्वरूप बताए थे, जिसमें शब्द के 3 प्रकार बताए थे: वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। इसी तरह अर्थ के 3 प्रकार थे: वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब वाचक आदि जो शब्द हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं, वाचक शब्द की परिभाषा क्या है और लाक्षणिक शब्द क्या है, ये इनके स्वरूपों को बताऊंगा। वाचक शब्द की परिभाषा स्वरूप जो बताया है वो कार्यक्रम नंबर 9 इसमें दिए द्वितीय उल्लास में। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। तो ये कहा है कि जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को प्रकट करने वाले हों, जो साक्षात संकेतित अर्थ को बताएं, कहें, उन शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है। उस शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है जो साक्षात संकेतित अर्थ दें, संकेत रूप में अर्थ हैं, साक्षात संकेत करते हों। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गए हैं और उधर ही संकेत करते हों। जैसे बालकः गच्छति, बालक शब्द उस बालक के लिए निश्चित है, गच्छति जाना क्रिया के लिए निश्चित है, तो ये संकेतित अर्थ हुआ। तो जो शब्द साक्षात जिस शब्द में कोई रुकावट नहीं हो, सीधा अर्थ आ जाता हो, वो वाचक शब्द होते हैं जो साक्षात संकेतित अर्थ को प्रदान करने वाले होते हैं। तो साक्षात संकेतित तम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक, जो साक्षात संकेतित अर्थ को जो बताते हैं, कहते हैं, वो वाचक शब्द कहे जाते हैं। अब ये साक्षात संकेतित अर्थ किस प्रकार करते हैं, कहाँ से, कितने प्रकार के होते हैं, संकेतित अर्थ कौन कौन से हैं? वो संकेतित अर्थ के प्रकार हैं, वो कार्यक्रम नंबर 10 में है। संकेतित है चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव। जो संकेतित अर्थ हैं वो संकेतित अर्थ के 4 भेद हैं। साक्षात संकेतित अर्थ हैं जो वो 4 प्रकार के हैं। जाति आदि 4 प्रकार के हैं साक्षात संकेतित अर्थ, जिसमें जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, यदृच्छा, संज्ञावाचक, ये 4 प्रकार के संकेतित अर्थ प्रदान करता है जो शब्द वाचक शब्द होता है। या फिर इनको एक ही रूप में कर सकते हैं, जातिवाचक रूप में सभी को, अथवा जातिवाचक भी हो सकते हैं। जातिवाचक शब्द जैसे जो समूहवाचक शब्द हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं, जैसे गौ, अजा, गर्दभे, उष्ट्र, बालकः, समूह जिनका है वो शब्द जातिवाचक है, जो समूह की ओर संकेत करते हैं। गुणवाचक शुक्लः, कृष्णः, हरितः आदि जो गुणवाचक हैं। क्रियावाचक गच्छति, रुदति, पठति जो आदि शब्द हैं। संज्ञावाचक डिथ, मोहने, सोहने इत्यादि। ये 4 प्रकार के संकेतित अर्थ हैं। अब ये संकेतित अर्थ जिस वृत्ति से आते हैं उसे अभिधा वृत्ति कहते हैं। उस वृत्ति को अभिधा वृत्ति कहा जाता है। अब अभिधा वृत्ति की जो परिभाषा इसमें बताई, जो आचार्य मम्मट ने अभिधा की परिभाषा, अभिधा का लक्षण जो बताया है, वो है कारिका नंबर 11, जिसमें कहा है अभिधा की परिभाषा बताते हुए स मुख्य अर्थ, स माने वह वृत्ति, स मुख्य अर्थ जो उस मुख्य अर्थ को तत्र जो प्रदान करती है। स मुख्य अर्थे तत्र मुख्य व्यापारो अस्या अभिधा उच्यते। स मन वह जो मुख्य अर्थ है, स मुख्य अर्थ है वह जो मुख्य अर्थ है, तत्र मुख्य अर्थ जो प्रदान करने का जो व्यापार है, जो वाचक शब्द से जो संकेतित अर्थ आया, 4 प्रकार का संकेतित अर्थ प्रदान हुआ, जो संकेतित अर्थ प्राप्त हो रहा है, वह संकेतित अर्थ जिस वृत्ति से आया उस वृत्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। व्यापारो मुख्य व्यापारो अस्या अभिधा उच्यते, जो मुख्य व्यापार है, शब्द और अर्थ का जो व्यापार हुआ,
शब्द ने जिस शक्ति से वो अर्थ दिया उस शब्द को शब्द अभिधा शक्ति कहा जाता है। जब शब्द संकेतित अर्थ प्रदान करता है, जिस शक्ति से वो संकेतित अर्थ प्रदान कराया वो ही संकेतित अर्थ प्रदान कराने वाली सब शक्ति है जो अभिधा शक्ति कहा जाता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। तो ये हुआ अभिधा शक्ति जो सीधा साक्षात संकेतित अर्थ देती है, उसमें रुकावट कहीं नहीं होती। दूसरी जो शक्ति है वो है लक्षणा शक्ति, क्योंकि वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। दूसरा लाक्षणिक शब्द था। लाक्षणिक शब्द जब अर्थ का मुख्य व्यापार रुक जाता है, मुख्य अर्थ रुक जाता है, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ आने में बाधा होती है, दिक्कत होती है, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता, तब उस मुख्य अर्थ की जगह जब दूसरा अर्थ लिया जाता है, वो जिस शब्द शक्ति से आता है उस शब्द शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इस लक्षण शब्द शक्ति को बताते हुए जो दी है कारिका, वो बहुत मुख्य कारिका है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दिए, मुख्यार्थ बाधे। जो लाक्षणिक शब्द हैं और जो लाक्षणिक शब्द अपना अर्थ प्रकट करते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति से करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की जो लक्षण परिभाषा है इस तरह दिए, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा करते हुए आचार्य मम्मट ने लिखा है, मुख्यार्थ बाधे, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ आने में बाधा उत्पन्न हो जाए, रुकावट उत्पन्न हो जाए, जब उसका मुख्य अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत आए, तो मुख्यार्थ बाधे, जब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए, तस्य योगे, फिर उसके स्थान पर, रूढ़ी तो रूढ़ी से अप्रयोजनात् अथवा प्रयोजन से, या तो रूढ़ होने के कारण उस शब्द का अर्थ दूसरा लिया जाएगा या कोई विशेष प्रयोजन कहने के कारण लिया जाएगा। तो अन्य अर्थो लक्ष्यते, जब अन्य अर्थ प्राप्त होता है, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, यत् सा, वो जिस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जाता है वो लक्षणारोपिता, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। उस क्रिया को लक्षणा क्रिया, उस क्रिया को लक्षणा शब्द शक्ति, वह शब्द जिस क्रिया के द्वारा, जिस व्यवहार के द्वारा वह अन्य अर्थ प्रदान करता है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसमें दो शब्द आए हैं कि रूढ़ी से अथवा प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे हम कहते हैं भारत खेल रहा है, तो भारत तो एक देश का नाम, भूमि का नाम है, आकाश का नाम है, मनुष्यों से मिलकर भारत बना है, तो सारा देश नहीं खेलता, लेकिन उसका अन्य अर्थ हम ग्रहण करेंगे कि भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये जो अर्थ आया वो आया लक्षणा शब्द शक्ति से, क्योंकि उसका सीधा अर्थ था भारत एक प्रदेश कैसे खेलेगा, तो उसका अर्थ यह है भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा भारत की जगह। इसमें कहा है ना, रूढ़ी से जो अन्य अर्थ हुआ, जैसे उदाहरण है रामः कर्मणि कुशलः या रामः कुशला, राम कुशल है। अब कुशल शब्द का जो प्राचीन अर्थ है वो था घास लाने वाला, कुशाएँ लाने वाला, अच्छी कुशाएँ लाने वाला, क्योंकि पहले गुरुकुल में शिष्य जो अच्छी कुशा लाते थे उसको कुशल कहा जाता, अच्छी कुशाएँ लाने वाला, चतुर। लेकिन धीरे धीरे उस शब्द का रूढ़ अर्थ हो गया चतुर, निपुण, बुद्धिमान। अब यदि हम वो प्राचीन अर्थ उसका सीधा अर्थ लगाएं, मुख्य अर्थ, तो हुआ उसका कुशाएँ लाने वाला, वो यहाँ उचित प्रतीत नहीं हो रहा। इसलिए रूढ़ी के कारण जो उसका रूढ़ अर्थ हो गया है, कुशल का अर्थ विद्वान, चतुर, वही अर्थ लिया जाएगा, और वो रूढ़ी से आया, इसलिए वो हो गई रूढ़ी लक्षणा, उसको रूढ़ी लक्षणा कहेंगे, क्योंकि वो शब्द उस शब्द का अर्थ चतुर के लिए, निपुण के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए उसका अर्थ हुआ कि वह बालक चतुर है, निपुण है, कुशाएँ लाने वाला नहीं हुआ, वो रूढ़ी लक्षणा से हुआ। दूसरा उदाहरण है उसका प्रयोजन का, कि प्रयोजन से कैसे अर्थ दूसरा अन्य अर्थ लिया जाता है, वो है गंगायाम घोषः, गंगा पर गांव। मेरा गांव गंगा पर गांव है, मेरा गांव गंगा पर है, तो गंगा की तो धारा है, धारा पर कोई गांव हो नहीं सकता, तो क्योंकि उसका मुख्य अर्थ आया गंगा की धारा पर गांव, लेकिन धारा पर गांव बस नहीं सकता, इसलिए मुख्य अर्थ ग्रहण करने में रुकावट हुई, बाधा उत्पन्न हुई। तब अन्य अर्थ ग्रहण किया, वो है कि मेरा गांव गंगा के किनारे है, और वो अर्थ ग्रहण करने किसके द्वारा हुआ, प्रयोजन के द्वारा।
क्योंकि वक्ता का प्रयोजन यह है, गंगा के किनारे कहने का मतलब वो अपनी पवित्रता, निश्चलता दर्शाना चाहता है कि मेरा गंगा के किनारे गाँव, तो मैं पवित्र हूँ, निश्चल हूँ, उत्तम श्रेणी का हूँ, अच्छा हूँ। तो ये उसके यहाँ प्रयोजन दिखाना उसका मुख्य लक्ष्य था। तो ये था लक्षणा की परिभाषा और लक्षणा का उदाहरण, जो 2 प्रकार के लक्षण, रूढ़ि और प्रयोजन वती लक्षणा, उसका बताया। लक्षणा के अन्य प्रकार हम अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।